वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 विद इरम एंड इरफान। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आपकी आइली इश्यूज़। यहाँ पर एक और जो लास्ट कॉलर हमारे साथ थे उनका क्वेश्चन प्रोग्राम में शामिल करेंगे। क्वेश्चन हमारा रहमान कराची से हमारे साथ मौजूद थे। क्वेश्चन उनका ये था कि उन्होंने जो है अभी एक जो है कार जो है वो बाई की और उसके बाद जो है वो 3 महीने बाद एक दूसरी जो है थर्ड पार्टी को जो है सेल आउट कर दी। उनको बाद में जब तीसरी थर्ड पार्टी जो है उन्होंने देखा कार को तो उनके बाद जो है वो दरियाफ्त हुआ उन्हें कि जो है वो टेम्पर्ड जो है, जबकि वो कहते हैं कि मैंने सीपीएलसी से और एक्साइज एंड टैक्सेशन क्लियरेंस भी करवाई और उसके बाद पता चला टेम्परिंग है, तो अब मुझे वो हरासा शायद किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है कॉम्पनसेशन के लिए या डैमेजेस के लिए जो अगर वो मुझे वापस परसू करते हैं तो मेरे पास क्या लीगल रेमेडी इस टाइम मौजूद है जो कि मैं अवेल कर सकता हूं? इनके पास रेमेडी तो यही है कि ये जो है वो अगले घर का रास्ता उनको दिखाएंगे कि जी मैंने यहाँ से ख़रीदी है जी, तो आप जो है वो असल जिम्मेदारी तो अब इंसाफ की है। जो ये बता रहे हैं कि वो जर्नलिस्ट हैं कोई जी, तो मेरा ख्याल है प्रॉब्लम यहाँ से भी हो रही होगी कि वो जर्नलिस्ट साहब के पास तो पुलिस नहीं जाएगी, पुलिस तो इन्हीं के घर आएगी जी, बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें सिविल सूट ही बेस्ट रेमेडी है कि जनाब अगर मैं तो बोनाफाइड परचेजर विद कंसिडरेशन विदाउट नोटिस हूँ, जो ये साहब जाके कहेंगे, और मैंने जब गाड़ी खरीदी मैंने अपनी पूरी तसल्ली कर ली। गवर्नमेंट ने जो है ये 2 डिपार्टमेंट बनाए हैं, दोनों ने ये रिपोर्ट दी कि ये गाड़ी जो है बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर ऑब्वियसली ये मेरे से पहले जो यानी जिससे मैंने बाय की है ये उनसे पूछा जाए, तो वो जो है वो मेरा ख्याल है कि इनकी रेमेडी इसी में होगी और ये अल्टीमेटली बात कोर्ट में ही जानी है और बेहतर यही होगा कि ये क्रिमिनल कोर्ट में जाने की बजाय सिविल कोर्ट में हमें पहले ही चले जाए, इससे पहले की बात दूसरे एंड से कोई बात शुरू हो वो कुछ करें, इससे पहले बेहतर है कि ये खुद ही जो है अपने तई जो है वो एक आपने बताया कि सिविल कोर्ट में जाके जो है अपने लिए जो है डिग्री ले ली जाए यहाँ पे। जी रहमान साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, कराची से आपका सवाल जो है वो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब फारूक अमजद मीर साहब। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे और भी जो है हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी मसला है तो जो है प्रोग्राम के चंद मिनट्स अभी बाकी हैं, हम आपकी कॉल्स अभी भी ले रहे हैं। आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर लाइव कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में वो आने वाले मसाइल जिनकी वजह से आप परेशान हैं। जी यहाँ पे सर एक जी जनरल ओवरऑल जो है वो क्वेश्चन जो आपसे हमने भी देखने में आया है और वो यही है कि तलाक का रेशो जो है वो काफ़ी अलार्मिंग है इस टाइम। तो आप कैसे देखते हैं तलाक के जो भी लॉज हैं, खुला है 6 मंथ्स का टाइम भी दे दिया गया है कि आप जो है विद इन 6 मंथ्स जो है अगर आप खुला के लिए चाहती हैं तो उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, या अगर आप जो है एक सिंपल ग्राउंड दे देती हैं कि मैंने इनके लिए अपने हस्बैंड के लिए जो है वो स्ट्रॉन्ग हेट्रेड डेवलप कर लिया है, उस सूरत में भी बहुत जल्दी आपको जो है वो खुला जो है वो ग्रांट कर दी जाती है। इस पूरे जो कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देखते हैं कि तलाक जो है और हमारे जो फैमिली लॉज हैं उनमें आपको लगता है कि वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है तलाक का रेशो बढ़ता जा रहा है? जबकि कंसिलिएशन कोर्ट लेवल पे भी है, यूनियन काउंसिल लेवल पे भी डबल कंसिलिएशन होती है, उसके बावजूद भी रेशो बढ़ती जा रही है। देखिए कंसिलिएशन जो है वो अजनबी आदमी करेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सही। या तो कोई ख़ानदान का दोनों साइड्स को एक्सेप्टेबल बुजुर्ग बीच में बैठा हो तो फिर कोई बात हो सकती है, वरना तो वो रूटीन में लोग बैठे हैं, उसने तो शाम को ये बताना है जज ने कि मैंने 15 केसेस आज डिसाइड कर दिए और बस मेरा काम खत्म हो गया। वकील ने कहना जी आज 2 नए केसेस बुक कर लिए, मुझे फीस मिल गई, मेरा काम भी खत्म हो गया। बिल्कुल इसी तरह इस वजह से ये जो है ये एक तरह का मुआशरे की जिम्मेदारी है तलाक के मामले में। और पहले हम ये देखते हैं कि एक मोहल्ले में, एक गाँव में या एक फैमिली में आपस में ताल्लुकात होते थे सारे के, कोई ना कोई 2-4 बुजुर्ग होते थे जो मिल बैठ के फैसला करते थे। और अगर कुरान में भी देखा जाए तो वहाँ पे भी जो है वो एक लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से बैठें और फिर वो मिलके फैसला करें, जिससे आगे कॉन्सेप्ट जो है हमने ये रिकन्सिलिएशन जो काउंसिल है उसका जो कॉन्सेप्ट हमने लिया हुआ है। तो इस सारे किस्से को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि ये मुआशरे की नाकामी है और गुस्सा जो है हमारे मुआशरे में इतना ज़्यादा हो गया कि वो यानी चंद बातों में हम जिंदगी के फैसले कर लेते हैं कि बस जी अब ये बात खत्म हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ठंडे दिल से अगर टाइम दिया जाए तो 15-20 दिन, महीना, 2 महीने, एनवायरनमेंट बदल दी जाए थोड़ा सा, ऐसे लोगों में जाएगा। और एक और मेरी ये भी राय होगी कि वालिदैन के घर अगर बच्ची आए नाराज़ होके तो उनको चाहिए उसको 2-4 दिन रख के तरीके से काउंसलिंग करके उसको वापस दोनों को इकट्ठा कर दें, बजाय इसके कि कहने कि हम पे भारी नहीं है, हमारे पास बड़े पैसे हैं, हम ये कर लेंगे। जी बिल्कुल कंसिलिएशन की तरफ आना चाहिए। कंसिलिएशन के ऊपर और बात करेंगे, प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करेंगे। इस वक्त देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सारा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी क्वेश्चन बताइए।
क्वेश्चन मेरा ये है कि 6 महीने पहले मैंने पहले एक केस दायर करवाया था खुला का। ठीक है। फिर मैंने दोबारा कंप्रोमाइज हो गया था। ठीक है। मेरा एक बेटा भी है। ठीक है। उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा था कि घर चली जाओ, ठीक है। बच्चा भी साथ लेके जाओ, मैं डिवोर्स भेज दूंगा। ठीक है। लेकिन अभी वो 15 दिन से बच्चा लेके गया है, ना उन्होंने डिवोर्स भेज दी, ना मुझे सामान दिया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है। तो आप मुझे एजुकेट करें कि मैं अभी किस तरह केस फाइल करूं, क्या करूं, कहां से शुरू करूं। बच्चा किसके पास है? बच्चा वो बता रही हैं कि ले गए। अब आप चाहती हैं, आप खुला के लिए जाना चाहती हैं और बच्चा भी लेना चाहती हैं, ऑब्वियसली डेफिनेटली ये सवाल होगा आपका। जी थैंक यू वेरी मच सारा, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जी सर, आपने सवाल सुना और मेरा ख्याल है ये मुझे बात इतनी समझ नहीं आई। अगर 6 महीने पहले इन्होंने खुला के लिए केस किया था तो अब इनको पता है कि वो वकील साहब कौन थे जिनके पास ये गई थी और वो कोर्ट कौन सी है जिसके पास ये पहले गई थी। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको अगर पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि कोई बुजुर्ग बीच में बैठ के कोई जो हम अभी बात कर रहे थे, जो हम पहले बात कर रहे थे, कॉमन फ्रेंड्स बीच में बैठ के कोई हल निकालें। शायद छोटी बात हो, हल निकल आए, लेकिन अगर हल ना निकलेगा तो फिर ऑब्वियसली इनको जो है वो फैमिली कोर्ट के पास जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके ये अपना बताएंगी वजूहात, और उसके साथ ही फिर इनको जो है वो बच्चे की कस्टडी के लिए भी जो है वो जाना पड़ेगा अगर ये चाहती हैं। क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट जो हमारी कोर्ट्स में है, इसको आप हमेशा ज़हन में रखें। बच्चे की कस्टडी ना बाप का राइट है ना माँ का राइट है। सही। बच्चा मुआशरे का है। मुआशरे ने अपना एक समझदार आदमी जो है वो जज की सूरत में बिठाया हुआ है कि इस बच्चे का बेहतरीन मुस्तकबिल कहाँ पे है। और पेरेंटल जुरिस्डिक्शन इसी वजह से कहते हैं कि वो मुआशरे का बच्चा है। बाप ने यानी जज ने वो बच्चा हवाले करना है एक औरत के या मर्द के या किसी और के, ये भी जज के पास। अगर वो समझे कि ये दोनों जो हैं वो ठीक नहीं है तो वो किसी और को भी दे सकता है। तो इसलिए ये जो हम पढ़ते हैं कि जी 7 साल बाद माँ बाप को मिल जाएगा और ये सारा उस वक्त है अगर बच्चे के इंटरेस्ट में हो। अगर एक बदमाश आदमी है और वो कहे जी मैं बच्चे को बदमाश चोर बनाऊंगा तो ये 7 साल बाद मुझे दे दिया जाए, ये काम नहीं होगा। तो इस वजह से बच्चे की कस्टडी में जो है, जो इनके खातून के मामले में भी है, देखना ये है कि ये लेना चाहती हैं, और अगर लेना चाहती हैं तो ये भी बात ज़हन में रखा करें सारी ख़वातीन जब ये इस तरह का काम हो। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं बच्चे को मेंटेन करने के लिए, बच्चे को अगर आप तरबियत अच्छी कर सकती हैं, आप बच्चे को कानून आपको अदालत देगी बच्चा, और उसका खर्चा जो है वो उसका बाप देगा, बाप की जिम्मेदारी है वो खर्चा। जी तभी तो जो है वो वेलफेयर ऑफ द माइनर को पैरामाउंट कंसिडरेशन कहा जाता है कि पर्सनल लॉ अगर कहीं जो है वो कॉन्फ्लिक्ट भी करता है इस चीज़ से आके कि वेलफेयर ऑफ द माइनर पर्सनल लॉ से थोड़ी मुख्तलिफ है, तो फिर वेलफेयर ऑफ द माइनर जो है उसकी बहबूद, उसकी बेहतरी जो है, उसका मुफाद बचेगा, वो सबसे पहले देखा जाएगा। जी बिल्कुल यही वजह है। जी आपने सायरा सुना। अच्छा एक और बात यहाँ इनको बताना चाहूँगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसी सिलसिले में कि क्या कस्टडी का और खुला का केस पैरेलल चल सकता है? हाँ बिल्कुल चल सकता है, कोई प्रॉब्लम जी बिल्कुल, यानी कंसोलिडेट करके एक ही कोर्ट में होगा। वो मुख्तलिफ जज के तौर पे वो काम कर रही होंगी, लेकिन दोनों काम एक ही वक्त पे वो चल रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 डेट्स अलग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जी। इसके साथ आज के लास्ट कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपसे बोल रहा हूँ लाहौर से। जी क्या क्वेश्चन है आपका प्लीज़? मैंने ये पूछना था कि कितना अच्छा केस अगर कोई प्रोसीडिंग हो फौजदारी में और ट्रायल ना हो तो कितनी देर बाद आप एक्विट की दरखास्त दे सकते हैं? कितनी देर बाद आपने क्या पूछा? एक्विटल के लिए। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आसिफ साहब लाहौर से मौजूद थे, उन्होंने पूछा कि एक्विटल के लिए जो है ये केस पेंडिंग, हम अच्छा देखते हैं हम कि क्रिमिनल केसेस में जो है वो इसी तरह से जो है वो चलता है, सिलसिला कार जो है वो ऑन मतलब चली जा रही है, प्रोसीडिंग चली जा रही है, और उसमें एक्विटल का जबकि मौजूद भी है जो आप पनिशमेंट के लिए। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं आइली मिसाइल। कीप वॉचिंग इंसाफ 24/7 विद इरम एंड इरफान।